चलो शुरू करते हैं ना। नया चैप्टर शुरू करेंगे आज, जिसका नाम है कॉस्ट। लास्ट क्लास में हम लोग प्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट किए थे। कुछ क्वेश्चन मैं भेजूंगा, वो होमवर्क के लिए है, वो कर लेना, ठीक है। अब शुरू करते हैं कॉस्ट, जो कि एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसी भी प्रोड्यूसर को सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है उसके लिए वो होता है कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रॉफिट पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि हम प्रोडक्ट को किस कॉस्ट में मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। अच्छा तुम ये बताओ, प्रोड्यूसर के हाथ में अगर एक दुकानदार हो तुम, तो दुकानदार के हाथ में रेवेन्यू होता है या कॉस्ट होता है? हमारे कंट्रोल में क्या चीज है? रेवेन्यू हमारे कंट्रोल में है या कॉस्ट हमारे कंट्रोल में? रेवेन्यू क्या हमारे कंट्रोल में है? रेवेन्यू कभी भी मतलब इन केस ऑफ मोनोपोली बिजनेस सिर्फ होता है, बाकी बिजनेस के केस में रेवेन्यू कभी भी प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं होता। मतलब रेवेन्यू को वो चाह के भी, क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, है ना। अब जब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, मान लेते हैं रेवेन्यू हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि मैक्सिमम बिजनेस में कंट्रोल में नहीं होता, बिकॉज क्योंकि प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो मार्केट में बाकी दुकानदार बेच रहे हैं, हमको भी वही प्राइस में बेचना पड़ेगा। जितना डिमांड आएगा मार्केट में, हाँ थोड़ा बड़ा डिपेंड करता है कि हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम कस्टमर के साथ कैसे डील कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है या नहीं है। तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो ये हमारे कंट्रोल से बाहर है ना। तो प्रोड्यूसर कंट्रोल क्या चीज को कर सकता है? एक ही चीज है जिसको प्रोड्यूसर कंट्रोल कर सकता है, वो है कॉस्ट। अगर कॉस्ट को सही तरीके से कंट्रोल करेगा, तभी जाके वो अच्छा प्रॉफिट बिजनेस में कमा पाएगा, क्योंकि रेवेन्यू उसके हाथ में नहीं है, प्रॉफिट उसको कमाना है। तो एक चीज जो कंट्रोल में है वो है कॉस्ट। अब उसको कॉस्ट को ही कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे कि वो अपना प्रॉफिट को कमा सकता है। अब कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट को समझना जरूरी है ना। बिना समझे कॉस्ट को, क्योंकि कॉस्ट सिर्फ एक प्रकार का कॉस्ट तो होता नहीं है, बहुत सारे प्रकार का कॉस्ट होता है। और बहुत सारा डिसीजन मेकिंग का बात आता है जब हम लोग कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लोग लें, तो मान लो मुझे एक फैक्ट्री खोलना है, ठीक है। अगर फैक्ट्री में रोड के ऊपर खोलूं, मेन रोड के ऊपर खोलूं, तो वो वहां पे जगह का रेंट है 50,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। अगर मैं इसको गली के अंदर में खोलूं, मतलब कोई बैकवर्ड एरिया में पीछे साइड में खोलूं, तो वहां पे रेंट लगेगा 10,000 रुपीज पर मंथ। अब तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए? क्यों? अगर माल बिका ही नहीं तो बैकवर्ड एरिया में खोल लिया, और बिका ही नहीं तो, चलो मान लो फैक्ट्री नहीं था, ये दुकान था, शॉप था, शॉप था, मेरा ये रिटेल शॉप था। अब बताओ मार्केट में खोलूं 50,000 जहां रेंट है, या थोड़ा सा आउटर में खोलूं जहां पे 10,000 रुपए रेंट है? क्योंकि 40,000 रुपए पर मंथ का फर्क है यहाँ पे। क्या तुम इसके बेसिस पे बता सकते हो हमको कहाँ खोलना चाहिए? हम यहाँ पे डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हमको डेटा चाहिए होगा। जैसे कि एग्जांपल, अगर हम लोग रोड के ऊपर खोलते हैं तो सेल्स कितना होगा, अगर हम अंदर साइड में खोलते हैं तो सेल्स कितना होगा, इतने सेल्स में कितना प्रॉफिट होगा, और इतने सेल्स में कितना प्रॉफिट होगा। जहां पे प्रॉफिट ज्यादा आएगा वहां पे हम लोगों को शॉप खोलना चाहिए, ठीक है। तो हमको कॉस्ट से रिलेटेड बहुत सारा डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, फिक्स्ड कॉस्ट हो, इम्प्लिसिट हो, एक्सप्लिसिट हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आता है वो होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। पहले भी एक बार पढ़ा हुआ है, लेकिन शायद किसी को याद नहीं होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। उसके लिए एक एग्जांपल लेके पहले समझेंगे इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। देखना, ये है एक बिजनेसमैन, मान लो ये जो बिजनेसमैन है, वो क्वालिफिकेशन उसका है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। वो सीए मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, वो सीए। इसके पास दो ऑप्शन था, एक था जॉब कर सकता था, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन था खुद का बिजनेस कर, ठीक है। ये जॉब कर सकता था या खुद का बिजनेस कर, जॉब करता तो उसको सैलरी मिलता और 2 lakhs इंटू 12 इक्वल्स टू 24 lakhs का उसको सैलरी सालाना मिल जाता, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसी कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट पढ़ेंगे। इसी के अंदर हम लोग प्रॉफिट एज पर इकोनॉमिक्स, प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे कॉस्ट
का कॉन्सेप्ट फिर से आता है, वो भी पहले पढ़ा हुआ है। प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स क्या होता है, प्रॉफिट एज पर इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। देख रहा, मान लो इसको जॉब मिल जाता 2,40,000, ये 24 लाख का, ठीक है। अब उसके पास बिजनेस था तो क्या ऑप्शन था, सेल्स कर लेता, मान लो करोड़ का, या फिर 50 लाख का ले लेते, सेल्स कर लेता 50 लाख का, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS पढ़े हो ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, पिछले चैप्टर में पढ़े होगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मान लो उसका हो जाता 25 लाख रुपए, माइनस अदर एक्सपेंसेस मान लो 5 लाख, प्रॉफिट कितने का हुआ। तुमको क्या लगता है क्या करना चाहिए, तुमको क्या लगता है क्या करना चाहिए, ये सालाना है ना, और ये सालाना इधर 24 लाख रुपए कमाइए, इधर 20 लाख रुपए, क्या करना चाहिए, क्यों, तो बिजनेस क्यों, तुम इंटरेस्ट का बात नहीं है, तुम अगर प्रॉफिटेबिलिटी, अगर तुम प्रॉफिटेबिलिटी को देखो कि हमको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, हमको ज्यादा पैसा चाहिए, सिर्फ वो एक मोटिव से अगर हम कंपेयर करें तो हमको क्या करना चाहिए, जॉब करना चाहिए हमको। अगर हम सिर्फ पैसे को देख रहे हैं तो ठीक है, तब हमको करना चाहिए क्या, जॉब। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर, ठीक है, यहाँ पे डिसीजन हुआ क्या करना चाहिए हमको, जॉब कर लेना। अब सेम बिजनेस था, अब बिजनेस में दो चीजें थी, फर्स्ट 20 लाख का, कितना 20 लिए थे ना, 20 लाख का प्रॉफिट, ठीक है। अब ये 20 लाख का प्रॉफिट को कमाने के लिए, ये तो सिचुएशन नंबर 1 है, ठीक है। मान लो सिचुएशन नंबर 2 में इसके पास एक और बिजनेस का ऑप्शन था, बिजनेस नंबर 2 का ऑप्शन था, ठीक है। बिजनेस नंबर 2 इसको दे रहा था कितने का प्रॉफिट, 30 लाख का प्रॉफिट, बिजनेस नंबर 2 इसको दे रहा था 30 लाख का प्रॉफिट। लेकिन बिजनेस नंबर 2 में क्या हो रहा था ना, इसके पास एक बिल्डिंग था, तो ये है, उसके पास एक बिल्डिंग था, वो उस बिल्डिंग को यहाँ पे यूज कर रहा था बिजनेस में, और उसके वजह से उसका उसके बाद उसका प्रॉफिट आ रहा था 30 लाख रुपए। अगर वो बिल्डिंग को वहां पे यूज नहीं करता तो वो मार्केट में रेंट पे लगा देता, खाली तो छोड़ेगा नहीं, ऑब्वियस सा बात है, ये है तो ऐसे तो नुकसान होने देगा नहीं, तो वो क्या कर लेता, वो रेंट लगा देता। एक बिल्डिंग था, बिल्डिंग को बिजनेस नंबर 2 में यूज कर रहा था, जिससे कि उसका प्रॉफिट आ रहा था 30 लाख रुपए, ठीक है। अब उस बिल्डिंग को अगर वो बिजनेस नहीं करेगा, बिजनेस नंबर 1 करता है, मान लो बिजनेस नंबर, अभी तुम जॉब को भूल जाओ, बिजनेस 1 और बिजनेस 2 को कंपेयर करो, बिजनेस नंबर 1 में बिल्डिंग यूज नहीं हो रहा है, बिजनेस नंबर 2 में बिल्डिंग यूज हो रहा है, ठीक है। अगर वो बिजनेस नंबर 2 नहीं करेगा तो बिल्डिंग खाली रहेगा, तो बिल्डिंग खाली तो छोड़ेगा नहीं, तो वो क्या कर लेगा, रेंट पे लगा देगा, जिससे कि रेंट उसका आ जाएगा सालाना 12 लाख। अब बताओ क्या करना चाहिए, अब उसको बिजनेस 1 करना चाहिए, ठीक है। अब उसको क्या करना चाहिए, बिजनेस 1, क्योंकि अगर वो बिजनेस 1 करता है तो यहाँ पे उसको टोटल प्रॉफिट कितने का होगा, +12 कहाँ से आएगा, रेंट से आएगा, टोटल कितना हो जाएगा 32, ठीक है। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अब आता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, देखना। अब यहाँ से शुरू करेंगे एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं, डायरेक्टली पे करने का मतलब वो इम्प्लाई इनबिल्ट कॉस्ट नहीं होता, हमको किसी को पे करना पड़ता है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होता है जो कि हमको किसी को पे करना नहीं पड़ता, लेकिन वो कॉस्ट एक्चुअल में लगता है। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, एक बिजनेसमैन था, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, क्या वो सैलरी लेता है बिजनेसमैन, नहीं लेता। वो अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, क्या वो इंटरेस्ट लेता है अपना पैसा पे, नहीं लेता। उसके बाद वो अपना बिल्डिंग यूज करता है, क्या वो रेंट लेता है उसका, नहीं लेता। तो जब एक बिजनेसमैन अपना टाइम, कैपिटल, रिसोर्सेस, ये सबको बिजनेस में यूज करेगा और उसके बदले में पेमेंट नहीं ले रहा है,
तो क्या वो एक्चुअल में खर्चा नहीं है कि है खर्चा? अकाउंट्स में जैसे कि तुम्हारे हिसाब से अकाउंट्स में जैसे तुम करते हो, अकाउंट्स में तुम क्या करते हो? बैलेंस शीट पीएल बनाते हो, सेल्स, यहाँ ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे फिर से आ गया जीपी ब्रॉट डाउन, यहाँ पे सारे खर्चे आ गए और लास्ट में प्रॉफिट। यही करते हो, ठीक है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यही करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद है तो कि वहां तक नहीं पहुंचे हो? नहीं पहुंचे हो क्या? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम जनरली क्या करते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं। अब यहाँ पे जो कॉस्ट माइनस करते हैं, क्या बिजनेसमैन अपना सैलरी माइनस करता है? नहीं करता। क्या बिजनेसमैन अपना बिल्डिंग अगर बिजनेस में यूज कर रहा है तो उसका वो कॉस्ट को माइनस करता है? नहीं करता। बिजनेसमैन अपना अगर टाइम टाइम तो हो गया ना सैलरी का, अपना अगर कैपिटल यूज करता है तो कैपिटल के बदले में क्या इंटरेस्ट माइनस करता है? वो खाली पार्टनरशिप फर्म के केस में, ठीक है? तुम अभी तक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पढ़े हो। पार्टनर प्रोप्राइटरशिप में इंटरेस्ट देते हो कैपिटल पे? कौन पढ़ा दिया ऐसे? अकाउंटिंग इक्वेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूरी थोड़ी सिर्फ पार्टनर का होगा, बाहर से कहीं से पैसा लाए हैं तो, ठीक है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को दिया जाता है, बिकॉज हर पार्टनर अलग अलग पैसा इन्वेस्ट किया है, तो इसीलिए वो लोग के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा अगर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो इसीलिए वहां पे इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि दो, मान लो तुम दो पार्टनर हो बिजनेस में, एक जन 50 लाख इन्वेस्ट किया, एक जन 10 लाख इन्वेस्ट, और दोनों सेम प्रॉफिट घर लेके जाओगे, क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं है। तो इसीलिए वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है पार्टनरशिप फॉर्म के केस। बाकी प्रोप्राइटरशिप वगैरह में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। एक्सक्लूसिवली अगर बोला गया है देना है तो देंगे, अदरवाइज जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। क्या तुम्हारे घर वाले हर महीने इंटरेस्ट निकालते हैं बिजनेस से? जो बिजनेस कर रहे हैं हर महीना गल्ला से उतना रुपए निकाल लेते हैं, मैं इतना रुपए इन्वेस्ट किया हूं तो इतना रुपए इंटरेस्ट हो रहा है, हर महीना निकाल लो? कोई भी नहीं करता। तो जनरली प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में जो तुम्हारा जो नॉर्मल बिजनेस होता है उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। तो एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो अपना टाइम लगाया, जिसके बदले में उसको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। वो अपना कैपिटल लगाया, जिसके बदले में उसको क्या मिला? वो अपना लैंड एंड बिल्डिंग लगाया बिजनेस में, उसके बदले में क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये जस्टिफाइड है? तो ये हम लोग क्या करते हैं, लेकिन उसको लास्ट में क्या मिल जाता है? रेवेन्यू नहीं मिलता, प्रॉफिट मिलता है। रेवेन्यू तो गुड्स को बेचने से जो पैसा आता है उसको बोला जाता है, उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो तीन चीज है जो हम लोग ओनर को दे नहीं रहे हैं, तो क्या वो खर्चा नहीं है बिजनेस का? सोचो तो अगर मेरे पास कैपिटल नहीं होता, मुझे बाहर से लाना पड़ता, तो मुझे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता या नहीं देना पड़ता? देना पड़ता। मेरे पास अगर खुद के पास टाइम नहीं होता तो मैं एक मैनेजर रखता, मैनेजर को सैलरी देना पड़ता या नहीं देना पड़ता? देना पड़ता। मेरे पास अगर लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होता तो मैं रेंट पे लाता, रेंट देना पड़ता या नहीं पड़ता? देना पड़ता। तो ये सारे खर्चे भी बिजनेस के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। दिखाई नहीं दे रहा ये खर्चा, लेकिन ये खर्चा हो रहा है, ठीक है? ये खर्चा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये खर्चा हो रहा है। ना इसके लिए हम कोई जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, ना हम लोग किसी को इसको पे कर रहे हैं, और ना हम लोग इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कहीं पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए खर्चा हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में हम लोग इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों को कंसिडर करते हैं, लेकिन अकाउंट्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही अकाउंटिंग करते हैं। जितना भी जर्नल एंट्री मारते हो तुम लोग, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, हर में सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट ही जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहीं पे भी नहीं जाता। लेकिन इकोनॉमिक्स में जब तुम एक छोटा सा भी डिसीजन मेकिंग करोगे बिजनेस का, तो तुमको इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों देखना पड़ेगा, ठीक है? अब आते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में। explicit cost, it is the actual money expenditure on input or payments made to outsiders for hiring the factor services। दो वर्ड को मार्किंग करना, एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर
और दूसरा है आउटसाइडर, जो बाहर वाले को दिए। मतलब ओनर को जो दे रहे हैं वो तो हम लोग कॉस्ट पे लेते ही नहीं है। ओनर को मान लो किसी चीज का पेमेंट किए तो हम लोग उसको कहाँ पे एंट्री करते हैं, ड्रॉइंग्स में, याद करो ड्रॉइंग्स में करते हैं। अगर ओनर 1 रुपया भी बिजनेस से निकालता है तो उसका एंट्री कहाँ होता है, ड्रॉइंग्स में होता है। ड्रॉइंग्स क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ड्रॉइंग्स तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता है, वो तो उसके कैपिटल से डायरेक्टली माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो सिर्फ वो कॉस्ट होता है जो हम आउटसाइडर को पे किए, बाहर वालों को पे किए, मतलब ओनर को पेमेंट नहीं किए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेजेस पेड टू द एम्प्लॉइज, रेंट पेड फॉर हायर्ड प्रीमाइसेस, पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या लिखा हुआ है। It is the estimated value of input supplied by the owners, including normal profit. अब ये including normal profit क्या होता है, समझते हैं इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट वर्ड को, पहले आगे पढ़ते हैं। इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट समझना बहुत जरूरी है, देखना। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, जो खुद का कैपिटल लगाया उस पर इंटरेस्ट। रेंट ऑन ओन लैंड, जो खुद का लैंड एंड बिल्डिंग यूज कर रहा है उसका रेंट। सैलरी फॉर द सर्विस ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो खुद सुबह से रात मेहनत कर रहा है बिजनेस में उसका सैलरी एक्सेट्रा। सच कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स, खुद जो फैक्टर्स को सप्लाई किया बिजनेस में उसका क्या होता है, वो कॉस्ट होता है, ठीक है। अब ये इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब है, देखना। इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, ध्यान से देखना। हम लोग किए सेल्स 75 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30 लाख कर देता हूँ, कितना बचा, जीपी कितना बचा 45 लाख। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हो, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचा 45 लाख। अब इसमें से माइनस कॉस्ट किया, क्या क्या कॉस्ट कर देता हूँ माइनस, जो हम लोग मेंटेनेंस का खर्चा पेमेंट किए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेमेंट किए, टेलीफोन बिल पेमेंट किए, साफ सफाई करवाए फैक्ट्री का, कुछ मेंटेनेंस है वो करवाए, तो सारा छोटा मोटा खर्चा को माइनस कर दिया। मान लो वो खर्चा आ गया 10 लाख। 35 लाख का क्या दिखा रहे हैं हमको, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये फेक प्रॉफिट है, ठीक है। ये प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये है फेक प्रॉफिट। अब एक्चुअल प्रॉफिट का कैलकुलेशन होगा इसके बाद, इसमें से माइनस करेंगे सैलरी ऑफ ओनर, ओनर का खुद का सैलरी, जो वो सुबह से रात मेहनत किया है, वो अगर दूसरी जगह करता तो उसको सैलरी मिलता या नहीं मिलता, मिलता उसको सैलरी। तो उसको ओनर का सैलरी, मान लो वो दूसरी जगह अगर उतना ही देर उतना ही डेडिकेशन से काम करता तो मान लो उसको 10 लाख रुपए का सैलरी मिलता, माइनस इंटरेस्ट ऑन ओनर फंड, ओन फंड, जो खुद का पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। अगर वो पैसा वो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करके फिक्स डिपॉजिट कर देता बैंक में तो उसको इंटरेस्ट मिलता या नहीं मिलता, मिलता। तो मान लो वो पैसे का खर्च आ जाता है 7 लाख, ठीक है, माइनस रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग, वो जिस बिल्डिंग में काम कर रहा था बिजनेस चला रहा था वो बिल्डिंग खुद का था, अगर वो उस बिजनेस को नहीं करता तो वो बिजनेस को वो जगह को क्या कर देता, रेंट पे लगा देता, जिससे उसका रेंटल इनकम आता। तो मान लो वो था 10 लाख रुपये, ठीक है। अब देखो कितना प्रॉफिट आया, 8 लाख। क्या ये एक्चुअल प्रॉफिट है, दिस इज ऑल्सो फेक प्रॉफिट। अब इससे क्या माइनस होगा, अब इससे क्या माइनस होगा, जो वो रिक्स बियर कर रहा है, जो वो रिक्स बियर कर रहा है वो वाले कॉस्ट माइनस हो। मतलब जितना भी वो फैक्टर, जितना देखो मैं ओनर था किसी बिजनेस का, मैं जो भी कुछ बिजनेस में लगाया, टाइम लगाया, रिक्स लिया, अपना रिसोर्सेस लगाया, वो सब अगर मैं उस बिजनेस में नहीं लगा के किसी और को दे देता तो मुझे कुछ पैसा मिलता, तो वो पैसा को सिर्फ माइनस कर। अगर रिक्स के नाम का अगर कोई पैसा तुमको मिलता, किसी और के बिजनेस का रिक्स तुम लेते,
और उस रिक्स के नाम का अगर तुमको मान लो कोई पैसा मिलता तो उसको यहाँ से, मतलब सब कुछ काटने के बाद अगर फिर भी कुछ प्रॉफिट आ रहा है तो वो क्या बनेगा, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आए। ठीक है, ये जितने भी प्रॉफिट है जो तुम्हारा पीएल अकाउंट शो करता है, तुम लोग अकाउंट्स में यहां तक करते हो, बस ये अकाउंट्स में तुम्हारा प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद का कैलकुलेशन अकाउंटिंग के अंदर में नहीं होता, क्योंकि ये सारा कॉस्ट हम किसी को पे नहीं करते कभी, ये कॉस्ट सिर्फ हम लोग इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग के टाइम में यूज करते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में 35 लाख प्रॉफिट नहीं होता। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम्हारा जो बुक है ना, एंट्री करो जनरल एंट्री, वो तुमको शो करता 35 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन हो सकता है ये 35 लाख का प्रॉफिट ना हो के सिर्फ 8 लाख का प्रॉफिट हो, है ना, क्योंकि इसमें तुम अपना इतना सारा चीज यूज कर रहे थे। मान लो अगर खुद का बिल्डिंग मार्केट में था और इसका रेंट 20 लाख रुपीज आ जाता। आज बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो मेन ऐसे जगह में लोकेटेड हैं, जो कि अगर वो वहां से बिजनेस हटा दें और उस बिल्डिंग को रेंट पे लगा दे तो उनको रेंटल इनकम ज्यादा मिलेगा, है या नहीं है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे, मान लो कोई बहुत बड़ा एक दुकान खोला है कहीं पे, वो उससे 10-5 लाख रुपए कमा रहा है। ठीक है, वो पूरा मेन टाउन के बीच में, अगर वो दुकान को बंद कर दे और उसको रेंट पे लगा दे तो उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो। तो ज्यादा स्मार्ट डिसीजन है या नहीं है, चुपचाप घर पे सोना, जाके उस बिल्डिंग को रेंट पे लगा देना। तो वही है प्रॉफिट। मतलब यहाँ से हम क्या माइनस कर देंगे, हम हमारा जितना कुछ लगाए उसका कॉस्ट को हम लोग माइनस कर। अगर रिक्स, देखो रिक्स का पेमेंट जनरली क्वेश्चन में भी नहीं देता या कहीं पे लिखा हुआ भी नहीं होगा। अभी तक देखो रिक्स में माइनस ही नहीं किया हूं, क्योंकि जो इंसान सैलरी लेता है वो इंसान रिक्स कभी नहीं लेता। देखो कभी जो सैलरी ले रहा है वो रिक्स ले रहा है, सैलरी वाला आदमी कभी भी रिक्स नहीं लेता किसी भी बिजनेस में। सैलरी वाला आदमी का काम क्या होता है, सुबह टाइम से आओ, दिन भर अपना जो जो काम मिल रहा है करते जाओ और उसके बाद घर जाओ। सैलरी वाले आदमी का काम इतना होता है, तो रिक्स अभी तक माइनस नहीं हुआ है। अगर रिक्स का कुछ दिया होगा क्वेश्चन में तो रिक्स के लिए भी उतना रेट माइनस करना पड़ेगा, फिर जाके जो प्रॉफिट निकलेगा वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आए। ठीक है, रिक्स बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं देता है, सिर्फ ये 3 पोर्शन देता है। तो हम लोग अगर 3 दिया है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 को माइनस। ठीक है, हम ये मान लेते हैं बहुत बार कि रिक्स जो है वो हम लोग कैपिटल के अंदर, किस चीज का रिक्स है, कैपिटल का ही तो रिक्स है। रिक्स किस चीज का है, जो पैसा लगाए हैं वो डूब जाएगा, उसके अलावा कोई जान माल का रिक्स थोड़ी है कि कोई आके मर्डर कर देगा, ऐसा तो कोई रिक्स है नहीं। रिक्स ज्यादा से ज्यादा क्या है, जो पैसा बिजनेस में लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा, जीरो हो जाएगा, यही तो रिक्स है। तो उसका इंटरेस्ट का रेट को बढ़ा दो। अगर रिक्स फ्री रेट है, रिक्स फ्री रेट 5% है और रिस्क की इन्वेस्टमेंट का रेट 10% है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम एट द रेट ऑफ 10% ले लो, खत्म हो गया काम। एफडी सेफेस्ट होता है, फिक्स डिपॉजिट, इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत कम होता है। लेकिन बहुत सारा बॉन्ड्स होता है जो ट्रेडिंग होता है, जो कि रिस्की बॉन्ड होता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। रिस्क फ्री का रेट कितना होता है, रिस्क फ्री रेट अराउंड 5% का रेट होता है। देखना ज़्यादातर बैंक वाले एफडी पे 5 से 6% का रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि वो रिस्क फ्री रेट है, उस पे वो रेट पे अगर तुम पैसा लगाए हो बैंक पे तो वो पैसा डूबेगा नहीं, तो वो होता है रिस्क फ्री रेट। और रिस्की रेट होता है, रिस्क रेट होता है वो होता है अराउंड 12%। ठीक है, जो 12%, 13%, 15% में जो पैसा लगता है वो रिस्की होता है, उसमें डूबने का चांसेस होता है पैसा। ठीक है, तो अगर ऐसा है डूबने का ही चांसेस है तो तुम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना से कैलकुलेट कर लो, 10 या 12% से कैलकुलेट कर लो, तो इंटरेस्ट के अंदर पे रिस्क अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा वो हमारा क्या बनेगा, रियल प्रॉफिट। अब हो सकता है रियल बुक्स में प्रॉफिट हो लेकिन रियल में क्या आए, लॉस आए। हो सकता है बुक्स में बहुत ज्यादा प्रॉफिट शो कर रहा है, जैसे इस एग्जांपल में बुक में शो कर रहा था 35 लाख का प्रॉफिट, लेकिन रियलिटी में कितने का प्रॉफिट आया था, 8 लाख का। अब अगर इसको 20 लाख कर दे रहे हैं हम लोग तो बल्कि हमारा 2 लाख का तो लॉस आ जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमको इकोनॉमिक्स में जब भी डिसीजन मेकिंग करना होता है हम लोग रियल प्रॉफिट को देखते हैं, ना कि इस फेक प्रॉफिट। फेक प्रॉफिट कहाँ से निकलता है, जो अकाउंट्स में तुम जर्नल एंट्री कर रहे हो, जो अकाउंट्स में तुम जितना ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग कर रहे हो वो सारा होता है हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, नहीं वो तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट, सॉरी, यहां से यहां तक का कॉस्ट जो है वो क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और ये जो कॉस्ट है यहां से यहां तक का ये क्या है। ठीक है, कॉस्ट का 2 फैक्टर, एक एक्सप्लिसिट दूसरा इम्प्लिसिट। अब आते हैं बुक में।
चलो पढ़ते हैं फटाफट। देखना यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है जो हम पढ़े। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड नॉट ओनली अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब जो वो कॉस्ट जिसको हम लोग अकाउंट्स के अंदर में लेते हैं, मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, दैट इज द एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बट ऑल्सो द इम्प्लिसिट कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में हम कौन सा कॉस्ट को लेके चलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी साथ में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। द सम ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉमोडिटी। दिस इज एक्चुअल कॉस्ट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को जब ऐड करोगे ये निकल के आएगा हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ एक्सप्लिसिट लेते हैं, वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों को लेना पड़ेगा जब वो हमारा एक्चुअल। देखना बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी होते हैं जो हर साल प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ साल के बाद डूब जाते हैं, बंद हो जाता है। देखियो रियलिटी में ऐसा बिजनेस जो हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट में तो प्रॉफिट कमा रहा है लेकिन कुछ साल बाद वो बिजनेस बंद हो गया। क्यों बंद हो गया भाई? प्रॉफिट कमा रहा था तो, जब प्रॉफिट हो ही रहा था तो बिजनेस क्यों बंद हो गया? बिकॉज वो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन रियलिटी में अगर तुम देखोगे इन इकोनॉमिक सेंस तो वो प्रॉफिट नहीं था बल्कि वो क्या था, लॉस था, ठीक है। नेक्स्ट ये लिखेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का डिफरेंस बिटवीन हम लोग जब चैप्टर एंड होगा तब हम लोग लिखेंगे, ठीक है, लास्ट क्लास में। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो सबको याद ही होगा। क्या था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बताओ पहले। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। जो हमारा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो उसका जो कॉस्ट है वो हमारा क्या बनेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक, नहीं नहीं, सभ्य सभ्य वाला एग्जाम्पल लो, ठीक है। एग्जाम्पल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, खुद बता दो। परविंदर और चेतन दोनों वही लिखे हैं, सलमान वही। कैटरीना कैफ के लिए 3 ऑप्शन लेते हैं, है ना आप, विक्की कौशल, सलमान और एक रणबीर कपूर, बस। कैटरीन कैटरीना का 3 ऑप्शन था, फर्स्ट में विक्की कौशल, सेकंड में सलमान भोई और थर्ड में रणबीर कपूर, ठीक है। अब ये किसके साथ चली गई, तो वीके के साथ जाने की वजह से बाकी 2 के साथ नहीं जा पाई, तो उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था, सलमान। तो इसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, सलमान। अब हमारे बुक में जो लिख के आना है वो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये सब लिख मत देना एग्जाम में, ठीक है। तुमको तुमको तो 0 मिलेगा ही मिलेगा, मेरे से मिलने आ जाएंगे टीचर लोग। देखो एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास 2 ऑप्शन था, जॉब नंबर 1 और जॉब नंबर 2। यहाँ पे सैलरी था 40,000 रुपीज, यहाँ पे सैलरी था 30,000 रुपीज। तो ऑब्वियसली अगर रैशनल इंसान है तो क्या करेगा, 40,000 में लेगा। तो ये वाला जॉब मैंने ले लिया। अब ये जॉब लेने की वजह से मैं क्या चीज नहीं ले पाया, जॉब नंबर 2 नहीं ले पाया, तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा, जॉब नंबर 2 का जो सैलरी है, मतलब 30,000 रुपीज मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब अगर रियल सेंस में देखोगे तो जॉब नंबर 1 को लेने का मेरे को फायदा कितने का हो रहा है, सिर्फ 10,000 का हो रहा है। क्योंकि अगर मैं जॉब नंबर 1 नहीं लेता तो मैं ऑब्वियसली जॉब नंबर 2 ले लेता, जिससे कि 30,000 तो मुझे मिलता ही मिलता। तो जो पैसा मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है जॉब नंबर 1 में वो मेरे लिए एक्चुअल प्रॉफिट है, ठीक है। तो 30,000 मेरे लिए क्या है, ये अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? देखना ये नोट्स को पढ़ लेना, होमवर्क है तुम्हारे लिए, पढ़ने के लिए काम है तुम्हारा, ठीक है। 2 पॉइंट है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बारे में, पढ़ लेना घर में, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। उसका एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल मैं तुमको जॉब नंबर 1 जॉब नंबर 2 करके बता दिया, यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है वो तुम्हारे लिए। अब आते हैं कॉस्ट फंक्शन में। डिमांड फंक्शन क्या होता है बताओ,
डिमांड फंक्शन पढ़े थे, याद करो। डिमांड चैप्टर में डिमांड फंक्शन पढ़े थे, है ना। हम्म। कौन से फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स थे? फैक्टर्स जितने भी जो डिमांड को अफेक्ट करते थे वो सारे फैक्टर्स को जब हम फंक्शन के रूप में बना देंगे तब वो क्या बनेगा, हमारा डिमांड फंक्शन बनेगा। वैसे ही कॉस्ट फंक्शन बनता है। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट इज नोन एज कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन refers to the functional relationship between cost and output. It is expressed as C equals to function of Q. C क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, ठीक है। F इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप, हम इसे ऐसे लिखते थे ना मैथ्स में, याद करो। y इक्वल्स टू एफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, C इक्वल्स टू एफ क्यू, C इक्वल्स टू एफ क्यू, जहाँ पे C क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, और F क्या है, फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। चलो नेक्स्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट और लॉन्ग रन कॉस्ट, दो कॉन्सेप्ट आएगा, शॉर्ट रन कॉस्ट और दूसरा लॉन्ग रन कॉस्ट। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, पता है क्या होता है, बताओ प्रद्युमन। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक पॉइंट सही है, ठीक है। अच्छा, तुम एक दुकान खोले, ठीक है, तुम्हारे लिए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? शॉप, शॉप वो तो एसेट है, लैंड बिल्डिंग तो एसेट है, कॉस्ट कहाँ से आ गया? लैंड बिल्डिंग जो खरीदे वो तो एसेट है, वो तो बैलेंस शीट में दिखाओगे ना, फिक्स्ड एसेट के अंदर में लैंड बिल्डिंग फर्नीचर टीवी एसी फ्रिज सब दिखाओगे ना, कॉस्ट में तो आएगा नहीं। फिर कॉस्ट क्या, बताओ इधर कौन बताएगा? डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट इंकर्ड ऑन ऑल द फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट एग्जांपल रेंट ऑफ शॉप, ठीक है चेतन। देखो, फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है जो कि चेंज नहीं होता अगर आउटपुट चेंज हो रहा है तो। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो फिक्स रहता है, आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ वो चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं एक दुकान खोला, अब मान लो मैं एक रेस्टोरेंट खोलता हूँ, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में अगर ज्यादा कस्टमर आएंगे तो क्या रेंट बढ़ा देगा मालिक? इसलिए नहीं, रेंट तो फिक्स रहेगा। अगर कस्टमर नहीं आया तो क्या उस दिन का रेंट नहीं लेगा मालिक? रेंट लेगा। बहुत सारे कस्टमर आए तो भी उतना ही रेंट, कस्टमर नहीं आए तो भी उतना रेंट। तो रेंट मेरे लिए क्या है, फिक्स है, जो कि आउटपुट के साथ चेंज नहीं हो रहा, मेरे रेवेन्यू के साथ वो चेंज नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं फिक्स कॉस्ट, रॉ मटेरियल। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि चेंज नहीं होता आउटपुट के चेंज होने के साथ। अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो भी वो उतना ही रहेगा, आउटपुट अगर कम हो रहा है तो भी वो उतना ही रहेगा, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, वो अपना कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो एम्प्लॉय का सैलरी, जो सेफ है उसका सैलरी, 2 कस्टमर आए तो वो कम सैलरी लेगा और 10 आए तो ज्यादा लेगा? ऑब्वियसली नहीं, सैलरी तो वो उतना ही लेगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाता है जैसे रेंट, सैलरीज। सैलरीज बहुत जगह वेरिएबल होता है, क्योंकि बहुत जगह क्या होता है, ज़्यादा कस्टमर आते हैं तो हमको और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करना पड़ता है, तो बहुत जगह वेरिएबल होता है, बहुत जगह फिक्स होता है। लेकिन रेंट जनरली मॉल्स को छोड़ के बाकी हर जगह रेंट क्या होता है, फिक्स होता है। मॉल में थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट चलता है, मॉल्स के केस में जितने भी बड़े बड़े मॉल होते हैं वहाँ पे रेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। रेंट का कॉन्सेप्ट वहाँ पे कैलकुलेट होता है फिक्स प्लस वेरिएबल में। फिक्स प्लस वेरिएबल ये होता है कि मान लो मैं मॉल के अंदर अपना एक छोटा सा दुकान खोलता हूँ, तो वहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट मुझे देना पड़ेगा, मान लो 30,000 रुपीज़ पर मंथ। रेंट 30,000 नहीं है, रेंट ज़्यादा है, मुझे 30,000 फिक्स देना पड़ेगा हर महीना। उसके बाद में ये काउंटिंग होता है कि मॉल में कितने लोग विजिट किए। देखना बहुत सारे मॉल में जब गेट में तुम एंटर करोगे ना, वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है, जैसे ही लोग एंटर करते हैं वो काउंटिंग करता है, टिक 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 करके कितने लोग मॉल के अंदर एंटर किए, ठीक है।
वो क्यों काउंटिंग कर रहा है? मजा आ रहा है उसको? ऑब्वियसली वो काउंटिंग कर रहा है तो कोई रीजन है। मॉल के में कितना, अच्छा मॉल के बारे में सोचो तुम, पढ़ाई कंप्लीट हो गया आज का, ठीक है, अब मॉल का डिस्कस कर। मॉल के बारे में सोचो कि मॉल के अंदर तुम एक दुकान खोलो, ठीक है, अब तुम मॉल क्यों विजिट कर, तुम एज अ कस्टमर मॉल क्यों जा रहे हो? तुमको दुकान से सामान खरीदना इसीलिए जा रहे हो, या तुम ओवरऑल घूमने फिरने, मॉल बहुत अच्छा होगा, बड़ा मॉल होगा, घूमने फिरने, फूड कोर्ट में खाना खाने और साथ साथ में थोड़ा मोड़ा परचेजिंग करके आने के लिए जा रहे हो मॉल? सिर्फ दुकान के लिए तो नहीं जा रहे हो तुम मॉल, क्योंकि सेम सामान तो बाहर भी मिल रहा है। अगर सिर्फ दुकान के लिए जा रहे हो तो फिर तुम बेवकूफ हो, तुम बाहर की दुकान से ही ले लो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तुमको तो मॉल लोग विजिट क्यों करते हैं? वो बड़ा मॉल होता है तो तुम चाहते हो वहां विजिट करें, है ना? क्यों ऐसा? क्योंकि मॉल में दुकान जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा उसके बाहर का एरिया, जो फूड कोर्ट है और जितने सारे शॉप्स हैं वहां पे, अगर अच्छे अच्छे ब्रांड के शॉप हैं वहां पे तो तुम ऑब्वियसली उसी मॉल पे जाओगे, दूसरे मॉल पे नहीं जाओगे। तो वो सारा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो सब चीज को मेंटेन करने का जो कॉमन एरिया होता है, जहाँ लिफ्ट लगा रहता है, जहाँ पे एसी चलता होता है, लाइटिंग लगा रहता है, कुछ ऑकेजन होता है तो सजाया जाता है, वो सबका खर्चा कौन बियर करता है? कोई इंडिविजुअल दुकान वाला बियर करेगा? मॉल का मालिक करेगा? क्यों करेगा भाई? वो जब रेंट लगा दिया भाड़े पे, अब वो क्यों करेगा? तो वहां पे फिक्स प्लस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट चलता है। फिक्स प्लस वेरिएबल मतलब हर दुकान का एक फिक्स कॉस्ट तो होता ही होता है, तो जैसे कि 30,000 40,000 जो भी, साथ में जितने लोग मॉल में विजिट किए पर पर्सन के हिसाब से कैलकुलेट होता है उनका रेंट। मान लो 1 रुपए होगा पर पर्सन, मान लो पहला दिन 1000 लोग विजिट किए तो उसका रेंट क्या होगा? फर्स्ट डे 30,000 पर मंथ। हर रोज 1000 लोग विजिट कर रहे हैं और रेंट डिसाइड हुआ है कि एक आदमी अगर मॉल में आता है तो उसका रेंट 1 रुपीज है, ठीक है। तो दुकान वाले को कितना रेंट देना पड़ेगा? 30 डेज में कितने लोग विजिट करेंगे? 30,000। दिन में 1000 लोग अंदर जा रहे हैं तो 30 डेज में 30,000 जा रहे हैं, दिन में 1000 जा रहे हैं तो 30 डेज में टोटल 30,000 जा रहे हैं, इंटू 1 रुपए के हिसाब से। तो ये वेरिएबल पोर्शन हो गया, प्लस फिक्स पोर्शन कितना, टोटल रेंट कितना होगा। इससे क्या होगा फायदा? इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे दुकान वाले को क्या फायदा हो रहा है? दुकान वाला एश्योर्ड है कि मेरा दुकान के अलावा बाहर का माहौल भी अच्छा रहेगा, एसी टाइमली चलेगा, मॉल क्लीन रहेगा। क्यों क्लीन रहेगा? कौन करवाएगा? वो मालिक करवाएगा। क्यों मालिक करवा रहा है? क्योंकि अगर वो सब नहीं कराएगा तो लोग आना कम हो जाएंगे, लोग आना कम हो जाएंगे तो उसका रेंट भी कम हो जाएगा। तो मालिक बाहर के एरिया को मेंटेन भी अच्छे से करेगा और वो ये कोशिश करेगा कि अच्छे अच्छे दुकान वाले मेरे मॉल के अंदर खोलें शॉप, ताकि और ज्यादा लोग विजिट करें, जिससे कि उसका ओवरऑल रेंटल इनकम बढ़ेगा। इसीलिए मॉल को इतने अच्छे से सजाया जाता है, इतना तामझाम करके, इतना मेंटेन करके रखा जाता है, क्योंकि मालिक का उसमें इंटरेस्ट ये होता है कि जितने ज्यादा लोग मॉल विजिट करेंगे उतने ज्यादा रेंट उसको मिलेगा। क्योंकि वहां पे पर पर्सन जितने, तुम एक बार मॉल के अंदर घुसे, बाहर आ गए, तुम्हारा कुछ नहीं गया, सारे दुकान वाले का रेंट बढ़ गया वहां पे, ठीक है। तुम बार बार आना जाना कर रहे हो, दिन में 2 बार 3 बार, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है? किसका रेंट बढ़ रहा है? दुकानदार का रेंट बढ़ जा रहा है, सभी दुकान वाले को ज्यादा रेंट देना पड़ रहा है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी जगह ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पे फिक्स प्लस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। फिक्स नहीं होता है रेंट, एक मिनिमम अमाउंट फिक्स होता है, उसके बाद तुम जितना यूज करोगे उतना ज्यादा रेंट देना पड़ेगा, यूज नहीं करोगे तो रेंट देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो वो मतलब वो सामान अच्छा नहीं रख रहा है, लोग मॉल के अंदर आ रहे हैं, तुम्हारे दुकान में नहीं जा रहे, तो गलती किसकी है फिर? अगर तुम्हारा दुकान, अब तुम सोच के देखो, तुम्हारा दुकान में बहुत अच्छा अच्छा सामान है, लोग मॉल में ही नहीं आ रहे, तो तुम्हारी गलती है? नहीं है, तो तुम क्यों रेंट दोगे ज्यादा? तुम ज्यादा रेंट क्यों दोगे, है ना? तो यहाँ पे दोनों तरफ से एडवांटेज होता है, मालिक को भी एडवांटेज होता है, दुकान वाले को भी एडवांटेज, ठीक है। ठीक है, चलो तो बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, शॉर्ट रन कॉस्ट और फिर उसके बाद लॉन्ग रन कॉस्ट, ठीक है। चलो बाय बाय।